लोकसभा के चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 7 चरणों में होंगे मतदान। 4 जून को घोषित होंगे परिणाम। एक राष्ट्र एक चुनाव पर लग सकती है मुहर। चुनावी प्रक्रिया में बदलाव की हुई सिफारिश। समिति ने सौंपी राष्ट्रपति को रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने CCMS प्लेटफॉर्म का किया शुभारंभ। साथ ही मोबाइल ऐप भी हुआ लॉन्च। नए आपराधिक नियमों में होगा सहायक। सिनेमैटोग्राफ प्रमाणन नियम 2024 हुआ अधिसूचित। केंद्र ने बदली फिल्म प्रमाणन की प्रक्रिया। कई नियमों में हुआ सुधार। और दुनिया के प्रदूषित देशों की सूची आई सामने। बांग्लादेश बना सबसे प्रदूषित देश। लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल। हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव या ONOE की संभावना पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने ONOE को व्यावहारिक मानते हुए कई सुझाव दिए हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के साथ साथ 100 दिनों के भीतर ही नगर पालिकाओं और पंचायत चुनाव भी कराने की सिफारिश की है। समिति का कहना है कि इसे संभव बनाने के लिए चुनाव 2 चरणों में कराए जाएं। पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के, जबकि दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव हों। समिति के अनुसार इसके लिए आम चुनावों के बाद लोकसभा की पहली बैठक के दिन राष्ट्रपति एक अधिसूचना के जरिए ऐसे प्रावधानों को लागू करे। इस तिथि के बाद विधानसभाओं का कार्यकाल बाद की लोकसभा के आम चुनावों तक खत्म होने वाली अवधि के लिए ही हो, ऐसा निर्धारित किया जाए। इससे लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के सभी एक साथ चुनाव कराए जा सकेंगे। इसके कार्यान्वयन के लिए समिति ने एक समूह बनाने की भी सिफारिश की है। साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए जरूरी लॉजिस्टिक्स के लिए निर्वाचन आयोग को पहले से ही योजना और अनुमान तैयार करने का सुझाव भी दिया है। वहीं नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनावों के लिए ये काम राज्य निर्वाचन आयोग को करने की सलाह दी है। इसके लिए समिति ने एक ही मतदाता सूची और एक मतदाता फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था करने की भी बात की है। वन नेशन वन इलेक्शन को प्रभावी बनाने के लिए समिति ने भारत के संविधान में 15 संशोधनों का भी सुझाव दिया है। समिति के अनुसार इन्हें 2 संविधान संशोधन विधेयकों के माध्यम से किया जाएगा। पहला विधेयक एक साथ चुनाव प्रणाली में परिवर्तन और लोकसभा या राज्य विधानसभा के लिए उनके निर्धारित 5 साल के कार्यकाल की समाप्ति से पहले नए चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित होगा। जबकि वहीं दूसरा संशोधन विधेयक नगर पालिका और पंचायत चुनावों के साथ साथ भारत के चुनाव आयोग द्वारा एकल मतदाता सूची के निर्माण से संबंधित होगा। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि देश में 18वीं लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। इसके अनुसार देश में 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। वहीं इसके नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग के इस घोषणा के बाद से ही देश में आदर्श आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि MCC लागू हो गया है। बता दें कि MCC चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विनियमित करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का एक समूह है। इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए लागू किया जाता है। यह संहिता जैसे ही लागू होती है, सत्ता में रहने वाली पार्टी चाहे वह केंद्र में हो या राज्य में हो, को यह सुनिश्चित करना होता है कि वह प्रचार के लिए अपनी आधिकारिक स्थिति का उपयोग नहीं करेगी। इसलिए इस दौरान ऐसी किसी नीति या योजना की घोषणा नहीं की जा सकती जो मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में सक्षम हो। इसके तहत सरकारी पैसे पर विज्ञापन जारी करना भी अपराध माना जाता है। वहीं चुनाव प्रचार के लिए मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों या किसी अन्य पूजा स्थल का उपयोग किया जाना भी प्रतिबंधित होता है। मतदाताओं को रिश्वत देना, डराना, धमकाना भी वर्जित होता है। वहीं मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना भी प्रतिबंधित होता है। समय के साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के चुनाव आयोग के अभियान के हिस्से के रूप में
विकसित एमसीसी प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति का परिणाम है। हालांकि इसे किसी प्रकार का वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है। दूसरे शब्दों में इसका मतलब है कि एमसीसी का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ संहिता के किसी भी खंड के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती है। हाल ही में राष्ट्रपति ने ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। दोनों अधिकारी मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल की अवधि अधिनियम 2023 के तहत नियुक्त होने वाले पहले अधिकारी हैं। इस नए कानून के तहत दोनों चुनाव आयुक्तों का चयन 3 सदस्यीय चयन समिति द्वारा किया गया है। इस चयन समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी दल के नेता शामिल थे। इस चयन समिति ने 6 शॉर्टलिस्ट अधिकारियों से ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू का चयन किया है। वहीं केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में सरकार के सचिव स्तर के 2 अधिकारियों के शामिल होने वाली पैनल द्वारा शॉर्टलिस्टिंग का काम किया गया। बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत चुनाव आयुक्तों के संबंधों में नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया निर्धारण की जिम्मेदारी संसद को दी गई थी। हालांकि अभी तक ऐसी किसी प्रक्रिया से संबंधित कानून संसद में पारित नहीं किया था। ऐसे में अब तक राष्ट्रपति द्वारा ही मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती थी। इस प्रक्रिया के तहत कानून मंत्रालय प्रधानमंत्री को नामों का एक पैनल भेजती थी। उसके बाद प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती थी। यह एक परंपरा बन गई थी कि पहले अधिकारियों को चुनाव आयुक्तों के रूप में नियुक्त किया जाता था। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त या सीईसी का कार्यकाल पूरा होने पर वरिष्ठ चुनाव आयुक्त को सीईसी के रूप में पदोन्नत किया जाता था। हालांकि अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले में 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला सुनाया था कि चूंकि इस प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग कार्यपालिका से स्वतंत्र नहीं है, इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया था कि निर्वाचन आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश से बनी 3 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाना चाहिए। हालांकि इस फैसले के बाद ही सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यावधि बिल 2023 पेश करते हुए इस प्रक्रिया को बदल दिया। हाल ही में केंद्र सरकार ने सिनेमैटोग्राफ प्रमाणन नियम 2024 अधिसूचित किया है। इन नए नियमों का उद्देश्य फिल्म क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों और प्रगति के साथ तालमेल रखना है। साथ ही डिजिटल दुनिया के लिए फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाना है। गौरतलब है कि सिनेमैटोग्राफ प्रमाणन नियम 2024 के अंतर्गत ऑनलाइन प्रमाणन प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए नियमों में व्यापक संशोधन किया गया है, जो फिल्म उद्योग में पारदर्शिता, दक्षता और व्यापार सुगमता सुनिश्चित करेगा। वहीं अब फिल्म प्रमाणन की प्रक्रिया के लिए समय सीमा में कमी और काम करने में होने वाले विलंब को खत्म करने के लिए पूर्ण डिजिटल प्रक्रियाओं को अपनाया जाएगा। बता दें कि इन नए नियमों में आयु आधारित प्रमाणीकरण मौजूदा अवयस्क श्रेणी को 3 आयु आधारित श्रेणियों के आधार पर प्रमाणन शुरू किया जा रहा है, जिसमें 7 से 16 वर्ष के बच्चे शामिल होंगे। वहीं ये आयु आधारित मार्कर केवल अनुशासनात्मक होंगे, जो अभिभावकों के मार्गदर्शन में बच्चे फिल्म देख सकते हैं, जबकि नियम केंद्रीय फिल्म बोर्ड में महिलाओं के बड़े प्रतिनिधित्व की भी बात करता है, जिसमें प्रमाणन और इसके सलाहकार पैनल में महिलाओं को शामिल किया जाएगा। वहीं नए नियम पिछले 10 वर्ष की अवधि के बजाय केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड प्रमाण पत्रों की स्थायी वैधता भी प्रदान करते हैं। साथ ही अब टेलीविजन प्रसारण के लिए एक संपादित फिल्म को पुनः प्रमाणित किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार ने पिछले साल करीब 40 वर्ष बाद सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 में संशोधन किया था। यह अधिनियम 1952 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कैंसर का नए तरीके से नामकरण करने का प्रस्ताव दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मेटास्टैटिक कैंसर को वर्गीकृत करने के लिए कैंसर की आणविक विशेषताओं को उत्पत्ति के उत्तक से ऊपर रखना चाहिए। बता दें कि पारंपरिक दृष्टिकोण में कैंसर के इलाज के लिए सर्जरी और विकिरण को उन अंगों पर लक्षित किया जाता है जिनमें ट्यूमर मौजूद होते हैं। इसी दृष्टिकोण ने कैंसर को उस अंग के आधार पर वर्गीकृत करने का आधार बनाया जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। लेकिन कैंसर के कारण होने वाली अधिकांश मौतें रोग के मूल अंग से परे मेटास्टेसाइजिंग का परिणाम होती हैं
और मेटास्टैटिक कैंसर से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज लगभग हमेशा रक्त में प्रवेश करने वाली दवाओं से व्यवस्थित रूप से किया जाता है। आज तकनीकी सुधारों के साथ डॉक्टर यह पता लगाने में सक्षम है कि ट्यूमर के लिए कौन से आनुवंशिक उत्परिवर्तन जिम्मेदार हैं और दवाओं के साथ उन्हें कैसे लक्षित करना है। एक ही अंग के सभी कैंसर में हमेशा समान उत्परिवर्तन नहीं होते हैं और ये उत्परिवर्तन किसी एक अंग के कैंसर तक सीमित नहीं होते हैं। ऐसे में शोधकर्ताओं का कहना है कि सटीक ऑन्कोलॉजी के लिए कैंसर को उनके उत्पन्न होने वाले अंग के बजाय उनकी आणविक और आनुवंशिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करने की आवश्यकता है। उनका यह भी दावा है कि इससे कैंसर रोगियों को जीवन रक्षक दवाएं भी जल्दी मिल सकेंगी। बता दें कि ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन है। ऑन्कोलॉजी मेडिकल सेक्टर की एक प्रमुख ब्रांच है जो कैंसर ट्यूमर के अध्ययन, उपचार, डायग्नोसिस और रोकथाम से संबंधित है। हाल ही में स्विस वायु गुणवत्ता निगरानी निकाय IQ एयर ने प्रदूषण पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2023 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद तीसरा सबसे प्रदूषित देश घोषित किया गया है। वहीं ताजिकिस्तान और बुर्किना फासो क्रमशः चौथे और 5वें स्थान पर हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2023 में भारत में PM 2.5 की औसत सांद्रता 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थी। रिपोर्ट में 134 देशों के आकलन के आधार पर भारत को तीसरा स्थान मिला है, जबकि 2022 में भारत 8वें स्थान पर था। वहीं दुनिया के शीर्ष 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 42 शहर भारत के हैं, तो दुनिया के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 9 भारत के हैं। बेगूसराय 2023 का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है, उसके बाद गुवाहाटी और फिर दिल्ली का स्थान है। वहीं 7 देश जो WHO की वार्षिक PM 2.5 गाइडलाइन को पूरा करते हैं, उनमें ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रेनाडा, आइसलैंड, मॉरिशस और न्यूजीलैंड शामिल हैं। बता दें कि PM 2.5 माइक्रोमीटर से कम व्यास का एक वायुमंडलीय कण है जो मानव बाल के व्यास का लगभग 3% है। PM 2.5 कण इतने छोटे होते हैं कि फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं, रक्त प्रवाह में भी प्रवेश कर सकते हैं। वहीं PM 2.5 के लंबे समय तक संपर्क में रहने से फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक और अन्य पुरानी स्वास्थ्य स्थितियां हो सकती हैं। हाल ही में विश्व मौसम संगठन या WMO ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट प्रमुख जलवायु संकेतकों, ग्रीन हाउस गैस तापमान, समुद्र स्तर में वृद्धि, महासागरीय ताप और अम्लीकरण, समुद्री बर्फ एवं हिमनद पर केंद्रित है। यह जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम के प्रभावों पर भी प्रकाश डालती है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 अब तक का सबसे गर्म वर्ष था। रिपोर्ट का कहना है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस का बढ़ता स्तर पृथ्वी के तेजी से गर्म होने का मुख्य कारण है। वहीं 2023 के लिए सतह के पास का वैश्विक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.45 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। इतना ही नहीं, 2023 में महासागर ताप सामग्री यानी महासागरों द्वारा संग्रहित गर्मी की कुल मात्रा भी 65 साल के अवलोकन रिकॉर्ड में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इसके साथ ही गर्म तापमान के कारण वैश्विक महासागर में औसत दैनिक समुद्री हीट वेव भी बढ़ा है। इसके अलावा अंटार्कटिका में समुद्री बर्फ के घनत्व स्तर के घटते क्रम को भी रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है। वहीं हिमनदों में बर्फ की कमी का भी जिक्र किया गया है। बता दें कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन या WMO 192 देशों की सदस्यता वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन या IMO से हुई है, जिसे वर्ष 1873 के वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस के बाद स्थापित किया गया था। यह 23 मार्च 1950 को संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी बना है। WMO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में सेशेल्स के आसपास कोरल सुपर हाईवे की खोज की है। यह करीब 10 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैली हुई है। वैज्ञानिकों ने शोध के लिए आनुवांशिक विश्लेषण और समुद्र विज्ञान मॉडलिंग का उपयोग किया है। वैज्ञानिकों ने पहली बार समुद्री धाराओं का एक नेटवर्क दिखाया जो कि द्वीपों के बीच लार्वा बिखेरती है, जिससे एक प्रकार का कोरल सुपर हाईवेज बनता है। यह खोज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरल की पुनर्प्राप्ति में एक प्रमुख कारक लार्वा आपूर्ति है। मूंगा लार्वा एक चट्टान से दूसरे चट्टानों के बीच कनेक्टिविटी बनाने के लिए समुद्री धाराओं के माध्यम से प्रवाह करते हैं।
गौरतलब है कि इस शोध के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के कारण मूंगा चट्टानों में होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। इसके अलावा रीफ रिकवरी के लिए नियमित रूप से लार्वा आपूर्ति की जा सकती है। आपको बता दें कि सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित 115 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह राष्ट्र है। यह अफ्रीकी मुख्य भूमि से लगभग 1500 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में और मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में हिंद महासागर में स्थित है। इसके पश्चिम में ज़ांज़ीबार, दक्षिण में मॉरिशस और रियूनियन, दक्षिण पश्चिम में कोमोरोस और उत्तर पूर्व में मालदीव का सुवाडिवे स्थित है। सेशेल्स में अफ्रीकी महाद्वीप के किसी भी अन्य देश के मुकाबले सबसे कम आबादी है। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने यूनिक डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम यानी CCMS प्लेटफॉर्म का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया है। इस प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा डिजाइन किया गया। इसके अलावा उन्होंने एक मोबाइल ऐप संकलन भी लॉन्च किया, जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा नए आपराधिक कानूनों का एक संग्रह है। संकलन ऐप को पुराने और नए आपराधिक कानूनों के बीच एक पुल के रूप में नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से नेविगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह ऐप ऑफलाइन मोड में भी काम करेगा और दूर दराज के इलाकों में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, ताकि सभी हितधारकों को 24 घंटे जानकारी मिल सके। गौरतलब है कि CCMS सिस्टम NIA कर्मियों को आतंकवाद और संगठित अपराध मामलों में बेहतर समन्वय करने में सक्षम बनाएगी, जिससे न्याय प्रणाली में सुधार होगा। गृह मंत्री ने कहा कि CCMS राज्य पुलिस के आतंकवाद विरोधी दस्तों सहित केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच मजबूत सहयोग को बढ़ावा देगा। अब बात करते हैं NIA की, जो भारत की केंद्रीय आतंकरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। यह भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले सभी अपराधों की जांच करने के लिए अनिवार्य है। इसका गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत किया गया था। एजेंसी को गृह मंत्रालय से लिखित उद्घोषणा के तहत राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच करने का अधिकार है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 2022 जारी किया गया। इस रैंकिंग में भारत ने 2021 की तुलना में एक पायदान का सुधार किया है। 2022 में 193 देशों में भारत की रैंकिंग 134 है, जबकि 2021 में 191 देशों में 135 थी। आपको बता दें कि मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया। पहला मानव विकास सूचकांक वर्ष 1990 में जारी किया गया। सूचकांक की गणना 3 प्रमुख संकेतकों जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के अंतर्गत की जाती है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में पिछले कुछ वर्षों में मानव विकास में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है। 1990 के बाद से जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 9.1 वर्ष बढ़ गई है। स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष में 4.6 वर्ष का, जबकि स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष में 3.8 वर्ष का इजाफा हुआ है। भारत की प्रति व्यक्ति GNI लगभग 287% बढ़ी है। भारत ने लैंगिक असमानता को कम करने में भी प्रगति दिखाई है और लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 166 देशों में से 108वें स्थान पर है। GII 3 प्रमुख आयामों में लैंगिक असमानताओं को मापता है: प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार। आपको बता दें कि HDI 2022 में शीर्ष 5 देश क्रमशः स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग और डेनमार्क है। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। आज के बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह सूचकांक UNDP द्वारा जारी किया जाता है। 2. भारत को इस सूचकांक में 135वां स्थान मिला है। 3. सूचकांक की गणना जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन गलत हैं या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, कैंसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह संक्रामक है और शारीरिक संपर्क के माध्यम से फैल सकता है। 2. यह केवल आनुवंशिक कारकों के कारण होता है। 3. इसमें कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से घटती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन गलत हैं या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई भी नहीं।
अगला प्रश्न है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह रिपोर्ट स्विस वायु गुणवत्ता निगरानी निकाय IQ एयर ने जारी की है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित देश है। 3, रिपोर्ट में भारत विश्व का तीसरा सबसे प्रदूषित देश घोषित किया गया। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, सिनेमैटोग्राफ प्रमाणन नियम 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, नए नियम के तहत फिल्म प्रमाणन के लिए डिजिटल प्रक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। 2, इसके अंतर्गत आयु आधारित प्रमाणीकरण अवयस्क श्रेणियों के आधार पर किया जाएगा। 3, नए नियम के अंतर्गत केंद्रीय फिल्म बोर्ड में महिलाओं की संख्या में वृद्धि की जाएगी। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अंतिम प्रश्न है, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह गैर संवैधानिक निकाय है। 2, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। 3, यह मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने थाईलैंड में एक वन्यजीव अभियान के दौरान बिच्छू की एक अज्ञात प्रजाति की खोज की है। इस नई प्रजाति का नाम थाईलैंड के जिस राष्ट्रीय उद्यान में इसकी खोज की गई के नाम पर यूस्कार्पियोपस क्रचान रखा गया है। बता दें कि यह नई प्रजाति सब जेनस यूस्कार्पियोपस से संबंधित है। इसमें सब जेनस यूस्कार्पियोपस के बिच्छुओं द्वारा प्रदर्शित अधिकांश विशेषताएं मौजूद हैं। ये उपजाति की अधिकांश अन्य प्रजातियों की तुलना में बहुत छोटे हैं। इनका रंग भूरा होता है और इनके 8 आंख और 8 पैर होते हैं। हाल ही में भारतीय सेना और सेशेल्स रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्य 2024 का सेशेल्स में आयोजन किया गया। यह इस अभ्यास का 10वां संस्करण है। इस अभ्यास का उद्देश्य शांति स्थापना संचालन पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत अर्ध शहरी वातावरण में उप पारंपरिक संचालन में अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। बता दें कि यह एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसे साल 2001 से सेशेल्स में आयोजित किया जा रहा है। वहीं क्रियोल भाषा में लिमित्य का अर्थ मित्रता होता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली तथा तमिलनाडु में चुनिंदा 183 खुदरा दुकानों पर इथेनॉल 100 लॉन्च किया। बता दें कि इथेनॉल 100 एक महत्वपूर्ण ऑटोमोटिव ईंधन है जिसमें 100% इथेनॉल होता है। यह मक्का, गन्ना या अन्य पौधों की सामग्री जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित जैव ईंधन है। इसका उद्देश्य पारंपरिक गैसोलीन की तुलना में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना, स्थिरता को बढ़ावा देना और स्वच्छ वातावरण में योगदान देना है। यह पहल वर्ष 2025 से 26 तक 20% इथेनॉल मिश्रण हासिल करने, आयात निर्भरता को कम करने और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी से संबंधित धोखाधड़ी प्रथाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नए नियम लागू किए हैं। नए नियमों के अनुसार जिन ग्राहकों ने पिछले 7 दिनों के अंदर खो जाने या क्षति के कारण अपने सिम कार्ड बदले हैं, उन्हें किसी अलग नेटवर्क प्रदाता पर पोर्ट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह प्रतिबंध धोखेबाजों को सिम कार्ड की अदला बदली करके और मोबाइल नंबर पोर्टिंग प्रक्रिया का उपयोग करके प्रदाताओं को तुरंत बदलने का प्रयास करने से रोकने के लिए लागू किया गया है। ट्राई द्वारा उठाए गए पिछले उपायों में स्पैम आउटपुट के लिए डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्ट्री की स्थापना करना और व्यवसायों को लेन देन संबंधी SMS संदेशों के लिए विशिष्ट प्रारूपों का पालन अनिवार्य करना शामिल है। हाल ही में एविएशन कोर ने राजस्थान के जोधपुर में AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर के संचालन के लिए समर्पित अपनी पहली इकाई की स्थापना की है। बता दें कि वर्ष 2020 में बोइंग ने भारतीय सेना के लिए अपाचे हेलीकॉप्टरों के अधिग्रहण के लिए भारत सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह विश्व का सबसे उन्नत बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसके शामिल होने से स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के बाद अपाचे सेना के शस्त्रागार में दूसरा हमलावर हेलीकॉप्टर बन जाएगा। बता दें कि यह हेलीकॉप्टर अनेक हथियारों की डिलीवरी करने में सक्षम है। इनमें हवा से जमीन पर मार करने वाले हेल फायर मिसाइल 17 मिलीमीटर, हाइड्रा रॉकेट और हवा से हवा में मार करने वाली स्टिंगर मिसाइल शामिल है। इसमें नाइट विजन प्रणाली भी शामिल है। इस हेलीकॉप्टर का रख रखाव करना भी आसान है।
और यह उष्णकटिबंधीय तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में संचालन हेतु सक्षम है। हाल ही में पांडवुला गुट्टा, जो हिमालय पर्वत से पहले का एक प्राचीन भूवैज्ञानिक आकृति है, को आधिकारिक तौर पर तेलंगाना में एकमात्र भू विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। बता दें कि पांडवुला कोंडा या पांडवुला गुट्टा एक भूवैज्ञानिक आकृति है जो तेलंगाना के जयशंकर भूपलपल्ली जिले में स्थित है। ये मेसोलिथिक काल से लेकर मध्यकालीन काल तक चट्टानी आश्रयों एवं निवास स्थान के मामले में समृद्ध है। इसमें पूरा पाषाण कालीन गुफा चित्र भी है जो प्रागैतिहासिक जीवन की झलक प्रस्तुत करते हैं। गुफा चित्रों में बाइसन, मृग, बाघ एवं तेंदुए जैसे वन्य जीवों के साथ साथ स्वास्तिक चिन्ह, वृत्त, वर्ग और हथियार जैसी आकृतियां भी दर्शाई गई हैं। वहीं चित्रों में हरे, लाल, पीले एवं सफेद रंगों में जातीय डिजाइन तथा छापे भी शामिल हैं। हाल ही में राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता पर ब्लू लीडर्स उच्च स्तरीय कार्यक्रम बेल्जियम में संपन्न हुआ। इसने राष्ट्रों को राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता संधि की पुष्टि करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसका उद्देश्य उच्च समुद्रों को प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक मछली पकड़ने से बचाना है। बता दें कि इसके पूर्व वर्ष 2023 में देश राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिए एक नई संधि पर सहमत हुए थे। यह संधि राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और स्थायी प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संधि का उद्देश्य उच्च समुद्रों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है। अब तक 88 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। केवल चिली और पलाऊ ही ऐसे 2 देश हैं जिन्होंने इसका अनुमोदन किया है। हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी या गिफ्ट सिटी में गुणवत्तापूर्ण फिनटेक शिक्षा, अनुसंधान तथा नवाचार तक पहुंच बढ़ाने के लिए 23 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना फिनटेक शिक्षा को मजबूत करने, स्टार्टअप सफलता दर को बढ़ावा देने और फिनटेक अनुसंधान तथा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक संस्थान या IFI की स्थापना करेगी। यहाँ समग्र विकास के लिए बाजार संचालित फिनटेक कौशल कार्यक्रमों, निजी क्षेत्र के निवेश और उद्योग संस्थानों तथा भागीदारों के बीच सहयोग पर जोर दिया जाएगा। साथ ही IFI अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने और नव प्रवर्तन तथा उद्यमिता का समर्थन करने वाले उद्योग संरेखित फिनटेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश करेगा। हाल ही में दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन एसोचैम, नेस्कॉम, बूटस्ट्रैप इंक्यूबेशन एंड एडवाइजरी फाउंडेशन, TIE और इंडियन वेंचर एंड ऑल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन द्वारा हुआ। वहीं से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा समर्थन प्राप्त है। कार्यक्रम का उद्देश्य स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और नीतियों को बढ़ावा देना है। वहीं कार्यक्रम में भारत इनोवेट्स थीम के तहत 23 राज्य भी शामिल हुए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने मुनाफा और गरीबी, जबरन श्रम का अर्थशास्त्र नामक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार जबरन श्रम से प्रतिवर्ष 36 अरब डॉलर का अवैध मुनाफा होता है। रिपोर्ट का कहना है कि यह वर्ष 2014 के बाद से इस तरह के अवैध मुनाफे में 37% की वृद्धि है। इतना ही नहीं, इस दौरान जबरन श्रम के लिए मजबूर लोगों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2021 में किसी भी दिन 27.6 मिलियन लोग जबरन श्रम में लगे हुए थे, जिसका अर्थ है कि दुनिया में प्रत्येक 1000 लोगों पर 3.5 लोग जबरन श्रम करते हैं। वहीं वर्ष 2016 से 2021 के बीच जबरन मजदूरी करने वाले लोगों की संख्या में 2.7 मिलियन की वृद्धि हुई है। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।